वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 19 अक्टूबर 2021 और 19 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में आईपीएल के 14वें सीजन के खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई सुपर किंग ने 14वें सीजन का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके इस ट्रॉफी को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और चेन्नई सुपर किंग इस ट्रॉफी को यानी कि आईपीएल के ट्रॉफी को चौथी बार अपने नाम किया है। और वहीं पे अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो इस साल के उपविजेता रहे, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया अब तक। और अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक बार कुल मिलाकर 5 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। और इसके अलावा जो टीमें हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद, ये तीनों टीमों ने एक एक बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। और यहाँ पर जो रिमेनिंग टीम बचते हैं, जैसे कि हम बात करें पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल, ये सभी टीमों ने एक भी बार इस ट्रॉफी को नहीं जीता है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले के अनुभव राज को 95वें साहित्यकार सम्मान समारोह 2021 में श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के अनुभव राज को अभी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अनुभव राज, जो कि दिव्यांग है, तो इनको बाल साहित्य श्रेणी में श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि उन्हें यह सम्मान राजस्थान में श्री हिंदी पुस्तकालय समिति की ओर से आयोजित 95वें साहित्यकार सम्मान समारोह 2021 में हिंदी बाल साहित्य में उनकी रचनाओं के लिए मिला है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखिए कि इस कार्यक्रम को जून में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई और ये अक्टूबर में आयोजित किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और भी है जो कि अनुभव राज से संबंधित और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अनुभव राज एक दिन के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त यानी कि स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर बनाए गए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। और मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित एक प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का जो निर्माण किया जा रहा है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों को बिहार सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा। इन्हें मतलब बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों की यहाँ पर हत्या हुई है, तो वैसे लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये मतलब कि एक मदद स्वरूप देने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के कुलग्राम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी है और इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में और ये सिलसिला एकदम से बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि यूपी और बिहार के लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कि टारगेट किया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर यानी इसी विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है और नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और यहाँ पे इसी में हमारा अगला पॉइंट है। और साथ ही उन्होंने श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से मृतकों के परिजनों को नियमानुसार अन्य लाभ दिलाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। और यहाँ पर आपको एक जानकारी और दे दूं कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं या फिर जो टीचर्स हैं जो इलेक्शन ड्यूटी में भाग लेते हैं, तो ऐसे में अगर उनकी कोरोना संक्रमण से मौत होती है तो निकटतम आश्रितों को 5 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। और साथ ही साथ आसमानी बिजली जो गिरती है, अगर उनसे भी किसी की मौत होती है तो बिहार में 4 लाख रुपये देने का प्रावधान है। तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दूँ कि देखिए, आप इतने सारे बिहार करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं और ये जरूरी नहीं कि यह सारा का सारा आपका एग्जाम में आ जाए। आप जब 1000 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब जाके आपका 5 प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जो भी संबंधित चीजें होती है वो सभी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर कि अनुभव होगा और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो बहू वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो संबंधित चीजें भी याद रखना बहुत जरूरी होती है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं। अगर आपको बिहार के बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ जानकारी दे दूं जो यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भारत वाले मैप पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिहार की स्थिति है और बिहार की राजधानी आपसे जानते हैं, ये राजधानी पटना है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजकीय पक्षी है गौरैया। आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा और जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति
वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल है बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य जाट, जाटिन, कजारी, फनवारिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस वाले में कि जनसंख्या घनत्व है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व। एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि ये आंकड़ा गलत है। आपको ध्यान रखना ये आंकड़ा बिल्कुल सही है, आपको किसी के कमेंट में नहीं आना है। कमेंट तो ऐसे बहुत सारे लोग कर देते हैं, आप सही भी चीज मैं बताऊं तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इसे गलत करा देते हैं। कमेंट पे मत जाइए, अगर आपको शक लगे तो खुद आप यहाँ पर गूगल पे सर्च कीजिए या फिर किसी से पूछिए जो जानकार आदमी है, तो उसके आधार पर जाइए। कमेंट में जो भी कमेंट करते हैं किसी का कमेंट को आप लोग वैल्यू मत दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गलत कमेंट भी कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, हाल ही में फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा और रूस की दिमित्री मुरातोव को निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार हाल ही में इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि हाल ही में फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेशा और रूस के दिमित्री मुरातोव को वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के कुछ कैटेगरी को मैंने ऐड किया है। सबसे पहला हमारा यहाँ पर है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लिए साल 2021 का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेल को दिया गया। और इसमें अवार्ड का 50% जो हिस्सा ये डेविड कार्ड को मिला है, जबकि अवार्ड का 50% हिस्सा जो आधा हिस्सा है वो जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेल को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से याद रखें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें साहित्य का नोबेल पुरस्कार की, तो वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हाल ही में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। ये तमाम जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है इस मतलब टॉपिक से, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार वाला जो मतलब टॉपिक है, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। ये चीज के लिए श्योर रहिए कि यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित है। इस चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए अब यहाँ पे हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण श्रीलंका के अंपारा में आयोजित हुआ है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये 8वां संस्करण था जो कि अभी हाल ही में ये श्रीलंका के अंपारा में आयोजित हुआ और ये अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण श्रीलंका के अंपारा में आयोजित हुआ है। ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट और है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि यह 12 दिवसीय मित्र शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर तक श्रीलंका के पूर्वी जिले अंपारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि यह 12 दिवसीय अभ्यास था जो कि अभी हाल ही में श्रीलंका के अंपारा में आयोजित हुआ। और यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि इस अभ्यास का 7वां संस्करण दिसंबर 2019 में पुणे के ऑन द सैन्य स्टेशन में स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने आवर्षण संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ा करके कितने सप्ताह कर दिया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 सप्ताह से बढ़ाकर इसे 24 सप्ताह कर दिया गया। गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को बढ़ाकर के 24 सप्ताह किया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गर्भपात यानी कि आवर्षण संबंधी नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर के 24 सप्ताह अर्थात लगभग 5 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 सप्ताह किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना के लिए हाल ही में क्रिस्प एम टूल लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है अभी हाल ही में क्रिस्प एम टूल जो लॉन्च किया गया है ये मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें तो हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और नियोजन अर्थात क्रिस्प एम टूल लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना ये मनरेगा के लिए अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि भौगोलिक रूप से संदर्भित जानकारी का विश्लेषण और प्रदर्शन करता है। और साथ ही साथ क्रिस्प एम टूल के कार्यान्वयन से ग्रामीण समुदाय के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने हेतु नई संभावनाएं खुल जाएगी। और इस टूल का जो इस्तेमाल होगा ये अभी वर्तमान समय में 7 राज्यों जिनमें अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान में किया जाएगा। ये फिलहाल पहले चरण में ये 7 राज्यों में से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से आपको याद रखना। ये भी हाल ही में जो मतलब जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और नियोजन
वर्जन अर्थात क्रिस्प मिशन जो टूल को लॉन्च किया गया, ये मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है मनरेगा की, तो मनरेगा के बारे में कुछ पॉइंट को मैंने ऐड किया है, आप यहाँ पर सभी चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पर हम लोग जानते हैं आखिर मनरेगा है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ही इसका मतलब कि अर्थ होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा का जो शुभारंभ हुआ था, ये मनमोहन सिंह सरकार ने 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया था। ये आपको ध्यान रखना, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा किया गया था 2 फरवरी 2006 को। और जब इसकी मतलब की शुरुआत हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसका जो नाम था ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा इसका नाम था, मनरेगा नहीं बल्कि नरेगा इसका नाम था। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में देखिएगा, जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया, 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। और यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है और यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। ये तमाम जानकारी यहाँ से आपको याद रखना। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 2 फरवरी 2006 को हुई थी और उस स्थापना के समय इसका नाम था नरेगा, जबकि 2009 में 2 अक्टूबर को ये मनरेगा कर दिया गया। तमाम चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है टाटा सन्स ने हाल ही में एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है। हालांकि ये प्रश्न 2-4 दिन पुराना हो चुका है, तो ये प्रश्न मुझसे छूट गया था, तो यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर दिया है। टाटा सन्स ने हाल ही में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि टाटा सन्स ने हाल ही में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एयर इंडिया के, तो इस वाले पॉइंट में आप देखिए एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के द्वारा वर्ष 1932 में 2 लाख रुपए के निवेश के साथ एयर इंडिया की शुरुआत की गई थी या फिर इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना, 1932 में इसकी स्थापना किया गया था और स्थापना के समय इस कंपनी का नाम था टाटा एयरलाइंस और इस एयरलाइन ने पहली बार उड़ान भरा था वर्ष 1932 में और ये कराची से मुंबई के बीच ये उड़ान भरी थी। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में लीमा में आयोजित जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू ने मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये मतलब कि मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने अपना नाम किया है ये स्वर्ण पदक को। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें ये जूनियर विश्व चैंपियनशिप की, तो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 17 स्वर्ण 16 रजत और 10 कांस्य समेत कुल मिलाकर 43 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। तो यहाँ से ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो मतलब लीमा पेरू में जो आयोजित हुआ ये जूनियर विश्व चैंपियनशिप, तो इसमें भारत ने 43 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि टॉप पर भारत है। इससे पहले भी मैंने आपको ये जानकारी दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि राजस्थान की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी को हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखने लायक है, जो कि अभी हाल ही में राजस्थान की सौजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया। ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था, हालांकि इस बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, कुछ दिन पहले का ही ये न्यूज़ है, आई थिंक 1 सप्ताह पहले का ये न्यूज़ है जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप याद रखें अभी हाल ही में राजस्थान की सौजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है और साथ ही साथ ये पिछले 10 दिनों में कुछ प्रमुख उत्पादों को जो जीआई टैग दिया गया, यहाँ पर मैंने इस सूची को ऐड किया है। तो तमिलनाडु के 2 उत्पाद है जिसे कभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जिसमें करोपुर कलमकारी पेंटिंग और साथ ही साथ कल्ला कुरेची वुड नकाशी, ये दोनों को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और वहीं पे अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की वाडा कोलम चावल और साथ ही साथ सफेद प्याज को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और नागालैंड की नागा खीरा और साथ ही साथ असम की जुडीमा जो कि चिपचिपा चावल से बनी एक शराब होती है, ये सभी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया पिछले 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर। ठीक है, ये तमाम जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही के घोषणा के अनुसार किस शहर में सार्वजनिक रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जो कि सार्वजनिक रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला दुनिया का तीसरा शहर होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार वाराणसी में सार्वजनिक रोपवे का निर्माण किया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला यह भारत का पहला शहर बन जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, जबकि विश्व स्तर पर यह सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा।
तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है कि मतलब कि सार्वजनिक परिवहन में अगर रोपवे का जो मतलब इस्तेमाल होगा तो इस प्रकार से ये भारत का पहला शहर बन जाएगा और साथ ही साथ दुनिया का ये तीसरा शहर होगा। और यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखें कि इस परियोजना की कुल जो लागत होगी ये 424 करोड़ रुपये होगी। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, इस लागत राशि में केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो भागीदारी होगी ये 80 और 20 का होगा, यानी कि 80% और 20% की जो हिस्सेदारी होगी ये क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। और ये मतलब कि जो लागत राशि है ये मतलब इसी अनुपात में विभाजित होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार के रोपवे की, तो बिहार में 2 जगह पे रोपवे है, जो कि पहला जो रोपवे है ये बिहार के राजगीर में है, ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ बिहार का दूसरा रोपवे जो निर्माण अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है ये बांका जिले में हुआ है, जिसका नाम है मंदार रोपवे। ये जानकारी मैंने आपको दिया था, इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका शिलान्यास कब हुआ, ये तमाम चीजें की जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आप ये करंट अफेयर्स की सीरीज को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको याद होगा, आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में विश्व खाद्य दिवस से निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा किया गया था और वर्ष 1981 से यह दिवस विभिन्न विषयों के साथ यानी कि विभिन्न थीम के साथ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना। और इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो इस वर्ष यानी कि 2021 में विश्व खाद्य दिवस का जो विषय यानी कि थीम जो है ये थीम यह है कि हमारे भविष्य के लिए हमारी कार्रवाई, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन ही इसका 2021 का थीम है विश्व खाद्य दिवस का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को राजनीति या फिर चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये प्रतिबंध हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा लगाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति या फिर चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट एक और है जो कि हरियाणा से संबंधित कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, आई थिंक 2 से 3 दिन पहले बताया था। तो यहाँ पर यह पॉइंट यह है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की घोषणा की है। और ये कंप्लीट जानकारी हेली हब क्या है मैं आपको दे चुका हूँ। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आज के हमारे इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए हैं। बताएं कि वर्तमान में बिहार में कितनी प्लेस ऑफ सेफ्टी है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था कि बिहार में कितनी प्लेस ऑफ सेफ्टी है और ये क्या होता है, ये चीजों के बारे में आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल में भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, हमारे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह थे वो जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलते थे वो सारा का सारा अब ऐप पर ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा, जो लोग हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर जो हमारे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन टेस्ट है सभी का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। ऐसे में आपका एग्जाम नहीं देखा तो जल्दी ज्वाइन कीजिए और ये अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।